सत्यमपुर गांव। इस गांव में सुरेश और रानी नाम के पति पत्नी रहते थे। पति एकदम भोला भाला और सीधा इंसान था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा खड़ूस और गुस्सैल थी। वो हर बात पर अपने पति पर गुस्सा करती। तुम ऐसे ही हर रोज इतने कम पैसे लाओगे तो मैं घर कैसे चला पाऊंगी? तुम्हारे बाप दादाओं ने तुम्हारे लिए कोई खजाना नहीं छोड़ रखा है जो तुम मुझे कम पैसे दे रहे हो। पर मैं हर रोज़ काम पे जाता हूँ और मुझसे जितना हो पाता है मैं उतना मेहनत करता हूँ, और जितना भी पैसा मुझे मिलता है मैं वो सारा तुम्हें लाकर दे देता हूँ। क्या फायदा तुम्हारी इतनी मेहनत का जब तुम कम पैसे कमाकर मुझे दे रहे हो? अरे कुछ तो शर्म कर लो। रानी इसी तरह सुरेश पर हर रोज गुस्सा करती और उसे भला बुरा सुनाती। सुरेश बेचारा सीधा सादा होने के कारण अपनी पत्नी की सारी बातों को सुनता रहता है। मैं काम पर जा रहा हूँ। अरे जा निठल्ले जा। और सुन, काम पर तो जा रहा है, लेकिन मुझे आज ज्यादा पैसा चाहिए, चाहे कितना भी मेहनत क्यों ना करना पड़े। आज ज्यादा पैसा लेकर आना, वरना घर मत आना निठल्ले कहीं के। सुरेश रानी की खरी खोटी सुनकर काम पर निकल जाता है। वो गांव के एक आदमी से मिलता है। अरे आओ सुरेश, आओ, मुझे तुमसे एक काम है। ये काम तुम ही कर पाओगे। तुम एक भरोसेमंद और ईमानदार आदमी हो, इसीलिए मैं तुमको ये काम दे रहा हूँ। ऐसा क्या काम है सेठ जी जो आप मुझे को दे रहे हो करने के लिए? कोई खास काम है क्या आपको? ये बहुत ही खास काम है, इसीलिए मैं तुमको करने के लिए बोल रहा हूँ। तुम्हें जंगल के उस पार जाना होगा और वहां से एक खास तरह की लकड़ी लाना होगा। उस लकड़ी से जड़ी बूटियां बनती हैं। उन लकड़ियों का मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और तुम वो इंसान हो जो वो लकड़ी ला सकता है। अगर मैं किसी और को बता दूंगा तो वो उन लकड़ियों का गलत इस्तेमाल करेगा, इसीलिए मैं तुमको वो लकड़ी लाने के लिए बोल रहा हूँ। तो तुम मेरी मदद करो उस लकड़ी को लाने में। मैं तुम्हें तुम्हारे मेहनत का पैसा तुम्हें दूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं वो लकड़ी आपको लाकर दूंगा। मुझे बता दीजिए कि जंगल के उस पर कहाँ पर जाना है। सुरेश तुरंत ही उस लकड़ी को लाने के लिए जंगल निकल जाता है। चलते चलते वो जंगल के उस पार आ जाता है। उसे एक तालाब दिखाई पड़ता है। वो उस तालाब के सामने थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ जाता। उसके बाद फिर वो उस लकड़ी की तलाश में निकल जाता। आखिरकार उसे जड़ी बूटी वाली लकड़ी मिल जाती है। वो उस लकड़ी को ले जाकर उस आदमी को देता है। वो आदमी सुरेश को उसका मेहनताना उसको दे देता है। सुरेश अपना मेहनताना लेकर घर चला जाता है। तो तुम आ गए, लाओ पैसे लाओ। सुरेश अपनी पत्नी रानी को पैसे दे देता है। ये क्या दे रहे हो? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे आज ज्यादा पैसा चाहिए, और तुम हर रोज की तरह उतने ही पैसे दे रहे हो। तुम्हें अपने आप में जरा सा भी शर्म नहीं है? आज इतना ही पैसा हो पाया क्योंकि मैं एक ही आदमी का काम कर पाया। आज कुछ ज़्यादा ही दूर चला गया था सामान लाने के लिए, इसीलिए पूरा दिन उसी में बीत गया। हे भगवान, तुम्हारा तो हर रोज का यही बहाना हो चुका है। जब ज्यादा पैसे दे नहीं पाते हो तो हर वक्त बहाना करते फिरते हो। मैं कोशिश करूंगा तुम्हें कल और ज्यादा पैसे देने का। अभी मुझे भूख लगा है, मुझे खाना दे दो। जब कल पैसे दोगे ज्यादा तभी खाना दूंगी, अभी भूखे पेट ही सो जाओ। सुरेश भूखे पेट ही जमीन पर सो जाता है, पर भूखा होने के कारण उसे नींद नहीं आ रहा था। अगली सुबह सुरेश अपने घर के बाहर बैठा हुआ सोच रहा था। ओए निठल्ले, सुन, आंगन में झाड़ू लगा दे और जितने भी बर्तन हैं उन्हें साफ कर देना। कपड़े भी बहुत सारे रखे हैं, उनको भी धो देना। पर मुझे काम पर जाना है। अगर मैं इन सभी कामों को करता रहूंगा तो काम पर कब जाऊंगा? तुम काम पर जाकर करोगे क्या? जब तुम ज्यादा पैसे कमाकर नहीं ला सकते हो तो घर पर ही बर्तन मांजो। क्या फायदा तुम्हारा मर्द होने का जब तुम अपनी पत्नी की ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पा रहे हो? अरे ऐसे मर्दों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और सुन ले, बर्तन मांजने के बाद कपड़े धो देना, उससे पहले आंगन में झाड़ू लगा देना। बेचारा सुरेश अपनी पत्नी के गुस्से के कारण चुपचाप उन कामों को करने लगता है। वो पहले झाड़ू लगाता, उसके बाद बर्तन मांजता। अरे सुन निठल्ले, जा बाजार से कुछ सामान खरीद कर लेते आ। तू तो भूखा रहेगा, तेरे चक्कर में क्या मैं भी भूखी रहूं? सुरेश बाजार सामान खरीदने के लिए घर से निकल जाता है। वो बाजार पहुंचने वाला था
कि रास्ते में अचानक से उसे एक रिक्शा वाला टक्कर मार देता है। सुरेश दूर जाकर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तुरंत ही गांव वालों की भीड़ लग जाती है। सभी सुरेश को देखने लगते हैं। गांव वाले फौरन सुरेश को अस्पताल ले जाते हैं। मैंने इनका इलाज कर दिया है, अभी इनको आराम करने दीजिए। आप में से कोई जाकर उनके परिवार को बता दीजिए। गांव का एक आदमी तुरंत ही सुरेश के घर जाता है और उसकी पत्नी को सारी बातें बताता है। हे भगवान, एक काम बोला था लेकिन ये भी अच्छे से नहीं कर पाए। अभी किसी गाड़ी के नीचे आ गए, अब मेरा क्या होगा। रानी उस आदमी के साथ अस्पताल आ जाती है। ये तुमने क्या कर लिया? मैंने तुम्हें बाजार सामान लाने के लिए भेजा था और तुम अभी अस्पताल में लेटे हुए हो। तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आया? तुम्हारी पत्नी भूखी घर में बैठी हुई है और तुम यहाँ अस्पताल में लेटे हुए हो। तभी डॉक्टर वहाँ आ जाता है। वो रानी की सारी बातें सुन लेता है। ये कौन है जी, ऐसे उटपटांग बातें कर रही हैं? दिख रहा है कि पेशेंट यहाँ पर आराम कर रहा है और इसको अपने खाने की पड़ी है। जाइए जाइए, आप बाहर जाइए, आप बाहर में बैठिए। देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं। सुरेश की तबीयत ठीक नहीं होती है। देखिए, इनकी जितनी भी समस्या थी वो सारी ठीक हो गई है, लेकिन अभी इनकी एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपके पति कोमा में जा चुके हैं। गाड़ी के टक्कर लगने से आपके पति के दिमाग पर चोट लगा और वो कोमा में चले गए हैं। अब पता नहीं वो कब उठ पाएंगे। हम लोगों को जितना करना था हम लोगों ने उतना कर दिया। अब इन्हें यहाँ रखकर कोई फायदा नहीं है। अब आप इन्हें अपने घर ले जाइए और वहीं पर इनका ध्यान रखिए। अब ऊपर वाला ही आपकी मदद कर पाएगा। अब सारा कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। रानी सुरेश को घर ले आती है। सुरेश कोमा में होने के कारण रानी के घर में कोई कमाने वाला नहीं था और रानी को घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत थी। मैं अब खुद से कमाऊंगी, तुम ऐसे ही सोते रहो। मैं खुद से कमा लूंगी और तुम देखना, तुमसे ज्यादा पैसे कमाऊंगी। रानी को अपने आप में बहुत ही ज्यादा घमंड हो गया था। उसका पति बीमार था लेकिन उसको अपने पति पर जरा सा भी दया नहीं आ रहा था। रानी उसके अगले दिन काम पर जाती है। तुम काम कर लो ही। मैं क्यों नहीं कर पाऊंगी काम? मेरे हाथ पैर नहीं है क्या? आप काम बताइए, मैं वो काम करके दूंगी। देखो बेटी, मुझे पता है कि तुम काम कर लोगी, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ मर्द ही कर पाते हैं। आप मर्द क्या लगा कर रखे हैं? मैं वो काम करके दूंगी। क्या करना है मुझे? तो सुनो, तुम्हें बाजार से मेरे लिए बहुत सारा सामान खरीद कर लाना होगा। थैलियों का वजन ज्यादा होगा, लेकिन तुम्हें वो काम मुझे करके देना होगा। बस इतना सा काम, मैं अभी सामान ला देती हूँ। ठीक है, तो चलो मेरे साथ, मैं सारा सामान खरीद देता हूँ। रानी बूढ़े आदमी के साथ बाजार चली जाती है। बाजार से बूढ़ा आदमी सारा सामान खरीद लेता है और रानी को सारा थैला पकड़ाकर बूढ़ा आदमी आगे आगे चला जाता है। रानी उसके पीछे पीछे चलती जाती है। इस बूढ़े ने तो सच्ची कहा था, थैलियों का वजन बहुत ही ज्यादा है। मैंने जिंदगी में पहली बार इतना वजन उठाया है। अगर मैं इस सामान को नहीं लेके जाती हूँ तो ये बूढ़ा आदमी मेरा मजाक उड़ाएगा। मुझे किसी तरह करके ये सामान लेके जाना होगा। रानी बाजार से किसी तरह सामान को उस बूढ़े के घर ले आती है। सारे सामानों को रखवाकर बूढ़ा आदमी उसको उसकी मेहनत के पैसे दे देता है। बहुत बढ़िया, तुमने मेरा काम कर दिया। ये लो अपने मेहनत के पैसे। इतनी कम पैसे? क्या इस बूढ़े आदमी को समझ में नहीं आ रहा? मैंने इसका कितना वजन उठाया, इसके इतने वजनदार सामान को मैंने इसके घर तक पहुंचाया और मुझे ये इतने कम पैसे दे रहा है। अगर कुछ बोलूंगी तो शायद ये इन पैसे को भी मुझसे ले ले। रानी चुपचाप वहां से चली जाती है। अगले दिन उसे फिर एक नया काम मिलता है। सुनो, तुम्हें जंगल से लकड़ियां लाना है। लकड़ियों का वजन कुछ ज्यादा ही होंगे, लेकिन तुम लेके आना। रानी लकड़ियों को लाने के लिए जंगल पहुंच जाती है। रानी उन सभी लकड़ियों को अपने सर पर उठा लेती है। लकड़ियों का वजन काफी था, लेकिन रानी उन सभी लकड़ियों को अपने सर पर उठाकर चलने की कोशिश करती है, लेकिन लकड़ियों का वजन काफी होने के कारण रानी चल नहीं पाती है। मैया रे मैया, ये मर्द लोग इतना वजन कैसे उठा पाते हैं? वो लोग कितना कितना वजन उठाकर ऐसे ही चल देते हैं और मैं इन 3 लकड़ियों का वजन संभाल नहीं पा रही हूँ। मैं तो हिल ही नहीं पा रही हूँ।
रानी उन लकड़ियों को किसी तरह करके ले आती है और उस इंसान के घर में रख देती है। ये लो अपनी मेहनत के पैसे। इन लोगों को थोड़ा पैसा बढ़ा के देने में क्या होता है, जब दिख रहा है कि मैं इतनी वजनदार लकड़ियों को जंगल से उठा के इसके घर तक पहुंचाई और ये मुझे इतने कम पैसे दे रहा है। थोड़ा ज्यादा पैसा देगा तो क्या होगा। रानी उन पैसों को लेकर घर चली जाती है। हाय रे हाय, आज तो मेरी कमर ही टूट गई। इतना इतना वजन उठाकर मेरी हालत खराब हो गई। घर में बर्तन भी इतने पड़े हुए हैं, कपड़े भी धोना है। अब मुझसे आज ये सब काम ना हो पाएगा। रानी अगले दिन घर के आंगन में झाड़ू लगाती, बर्तन धोती। मैं नहीं कर पाऊंगी इतना सारा काम। एक तो दिन भर काम पर जाकर मेहनत करो, ऊपर से घर के सारे काम करो। मुझसे और ना हो पाएगा ये सब काम। रानी घर के अंदर जाकर सुरेश से बातें करने लगती। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अब समझ में आ चुका है आपका दुख और तकलीफ। आप दिन भर मेहनत करके घर आते हैं और मैं आप पर गुस्सा करती चिल्लाती। मैं इतनी ही बेवकूफ़ थी कि सिर्फ पैसे के पीछे ही भाग रही थी। आपकी मेहनत और तकलीफ को समझ ही नहीं रही थी। आप कितना कष्ट कट रहे थे और मैं आप पे चिल्ला रही थी, आपको भूखा रख रही थी। इतनी बड़ी बड़ी गलतियां की है मैंने। आज जाकर मुझे एहसास हो रहा है कि आप सही थे, मैं ही लालची बन गई थी जो हर वक्त पैसा पैसा कर रही थी। मुझे माफ कर दीजिए। काश आप मेरी बातों को सुन पाते। मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बातें। रानी सुरेश की आवाज सुनकर चौंक जाती है। वो देखती है तो सुरेश बिस्तर पर बैठा हुआ है और बोल रहा है। आप बैठे हुए हैं और बोल भी रहे हैं। आप तो कोमा में थे। मैं कोमा में नहीं था, मैं कोमा में होने का नाटक कर रहा था। ये आप क्या बोल रहे हैं? आप इतने दिनों से कोमा में होने का नाटक कर रहे थे? हाँ, मैं कोमा में होने का नाटक कर रहा था। पर किस लिए आप कोमा में होने का नाटक कर रहे थे? तुम्हें मेरी मेहनत का एहसास दिलाने के लिए कोमा में होने का नाटक मैंने किया, लेकिन मुझसे ये नाटक उस डॉक्टर ने करवाया जिसने मेरा इलाज किया था। तुम जब अस्पताल मुझसे मिलने आई थी और तुमने उस समय जो उटपटांग बातें की थी, उसके अगले दिन ही मुझे होश आ गया था। ओ, तो तुम्हें होश आ गया, ये तो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, तुम्हारी बीवी क्या तुमसे हर रोज इसी तरह से बातें करती हैं? हाँ डॉक्टर साहब, मेरी बीवी हर वक्त पैसा पैसा करती रहती है। वो मेरी मेहनत का जरा सा भी कदर नहीं करती है। उसे आपने देखा ही होगा अस्पताल पर। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे मेहनत का कद्र करेगी, बस तुम्हें एक छोटा सा नाटक करना होगा। मैं जैसा तुम्हें बता रहा हूं तुम वैसा करना। तुम्हारी पत्नी अपने आप आकर तुमसे माफी मांगेगी। मैंने डॉक्टर का कहना माना और उस दिन से नाटक करता गया, और अब जाके तुम्हें एहसास हुआ होगा मेरे मेहनत और तकलीफ का। तुम जैसी पत्नियों को सिर्फ अपने पति से पैसा चाहिए होता है, पर वो पैसा किस तरह कमाता है वो कोई नहीं देखता है। एक मर्द दिन भर मेहनत करके घर आता है तो उसकी पत्नी वो क्या खाएगा ये ना पूछने की वजह उसने कितना कमाया ये पूछती है। आखिरकार मर्द कमाता किस लिए? अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए। और तुम जैसे कई लोग उसका मजाक बनाते हो, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। तुमने मेरा काम किया तब जाके तुम्हें एहसास हुआ कि मैं कितना मेहनत करता हूँ और कितना दुख तकलीफ झेलता हूँ, तब जाके मैं कुछ पैसा घर लेके आता हूँ। मैं तुम जैसी पत्नियों से बस एक ही बात कहूँगा कि तुम्हारा पति जब मेहनत करके घर आए तो उससे प्यार से बातें करो, उससे प्यार से खाना पूछो। जब वो काम पे जाए तो उसे अच्छी बातें बोल के भेजो। मैं काम पर जा रहा हूँ। आराम से जाइएगा और जल्दी लौटिएगा। मैं आपका खाने पर इंतजार करूंगी। रानी को समझ में आ चुका था कि अपने पति का इज्जत और सम्मान करना चाहिए। और आप लोगों को इस कहानी से क्या समझ में आया?